नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का तीसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। अम्बपाली आज 18 वर्ष की हो गई है और उसे वैशाली जनपद ने सर्वश्रेष्ठ सुंदरी निर्णित किया है। इसीलिए वज्जी गणतंत्र के कानून के अनुसार आज उसे वैशाली की नगर वधू घोषित किया जाना था। पर एक पिता किस प्रकार अपनी ही पुत्री को नगर वधू बना सकता है? अतः महानमन अकेले ही परिषद में आते हैं और कहते हैं कि उनकी पुत्री 18 वर्ष की हो चुकी है और वो अपने फैसले लेने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। वो आज से उसके अभिभावक नहीं है। सभा में कोलाहल छा जाता है, लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। तभी वहां अम्बपाली आ जाती है। जनपद उसके रूप और यौवन को देखकर अवाक रह जाता है। अम्बपाली सरेआम वज्जी के कानून को धिक्कृत कानून बोलती है और वैशाली की नगर वधू बनने के लिए अपनी कुछ शर्तों को परिषद के सम्मुख रखती है और कहती है कि यदि परिषद को उसकी शर्तें मंजूर है तो ही वह नगर वधू बनने को तैयार है। उसकी पहली शर्त यह है कि उसे रहने के लिए सप्तभूमि प्रासाद 9 कोटि स्वर्णभार प्रासाद के सभी साधन और वैभव सहित दिया जाए। दूसरी शर्त उसके आवास की दुर्ग की भांति व्यवस्था की जाए और तीसरी उसके आवास में आने जाने वालों की जांच पड़ताल न हो। अम्बपाली की शर्तें सुनने के बाद संस्थागार में हड़कंप मच जाती है। उसकी शर्तों को पूरा करना मतलब वैशाली की नगर सुरक्षा को ताक पर रख देना। काफी बहस के बाद पहली 2 शर्तों को मान लिया जाता है, लेकिन तीसरी शर्त के लिए इस बात पर सहमति होती है कि जब कभी भी देवी के आवास की जांच करने की आवश्यकता समझी जाएगी तो उसे 1 सप्ताह पूर्ण सूचना दे दी जाएगी। तीनों शर्तों में से तीसरी शर्त में थोड़े संशोधन के साथ गण सन्निपात अम्बपाली की शर्तों को मान लेता है। अब गणपति संशोधित शर्तों को लेकर अम्बपाली से मिलने जाते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय नील पद्म प्रासाद। नील पद्म प्रासाद नील पद्म सरोवर के बीचों बीच बना था। प्रासाद का बाहरी घेरा और फर्श मत्स्य देश के श्वेत संगमरमर का बना हुआ था, किंतु उसकी दीवारों पर ऊपर से नीचे तक विविध रंगीन रत्नों की पिच्चीकारी हो रही थी। बाहरी प्रांगण से प्रासाद तक एक प्रशस्त किंतु सुंदर पुल था, जिसके दोनों ओर स्वर्ण दंड लगे थे। नीलपद्म सरोवर का जल वास्तव में नीलमणि के समान स्वच्छ और चमकीला था और उसमें पारस्य देश से यत्नपूर्वक लाए हुए बड़े बड़े नीलपद्म सदा खिले रहते थे। सरोवर के बीच बीच में कृत्रिम निवास बनाए गए थे। इनमें पक्षियों का कलरव, निर्मल जल में नील पद्मों की शोभा और उस पर प्रासाद की कांपती हुई परछाई देखते ही बनती थी। परिषद के अतिथि रूप देवी अम्बपाली इसी प्रासाद में आजकल निवास कर रही थी। सरोवर के तट पर एक स्वच्छ मरमर की वेदी पर देवी अम्बपाली विषण्ण वदना बैठी संध्या काल में सुदूर एक तीक्ष्ण तारे को एकटक देख रही थी। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में उदय हो रहे थे। वह सोच रही थी अपना भूत और भविष्य। एक द्वंद्व उसके भीतर चल रहा था। आज से 7 वर्ष पूर्व एक 11 वर्ष की बालिका के रूप में जब उसने वैशाली की पौर में संध्या के बढ़ते हुए अंधकार में पिता की अंगुली पकड़कर प्रवेश किया था, उसने नवीन जीवन, नवीन चहल पहल, नवीन भाव देखे थे। नायक चंद्रमणि की कृपा से उसके पिता को उसकी नष्ट संपत्ति और त्यज्य पद मिल गया था और अब उसके उदग्रीव यौवन और विकसित जीवन की क्रीड़ा के दिन थे। सब वैभव उसे प्राप्त थे। भाग्य उसके साथ असाधारण खेल खेल रहा था। जो बालिका एक दिन 6 दंभ के कंजुक के लिए लालायित होकर गीली आंखों से पिता से याचना कर चुकी थी, आज जीवन में ऐसे संघर्ष में आ पड़ी है जिसकी कदाचित ही कोई युवती संभावना कर सकती है। वैशाली का जनपद आज उसके लिए क्षुब्ध था और अष्टकुल के एक महासंकट को टालने की शक्ति केवल उसी में थी। एक दिन उसके अज्ञात में धृष्टतापूर्वक जिस हर्षदेव ने उसके पिता के संबंध में उपहास किया था, उसी हर्षदेव की प्रणयाभिलाषा उसने एक बार अपनी कच्ची मति में आंखों में हंसकर स्वीकार कर ली थी। उस स्वीकृति में कितना विवेक, कितना अज्ञान था, इसका विश्लेषण करना व्यर्थ है। परंतु जब उन दोनों के बूढ़े पिता पुरातन मैत्री और नवीन कृतज्ञता के पाश में बंद कर उनके विवाह का वचन दे चुके, तब से वे हर्षदेव को अपनी आंखों में हाँ और होठों में ना भरकर कितनी ही बार तंग कर चुकी थी। इसके इतिहास पर अनायास ही उसका ध्यान जा पहुंचा। उसकी अप्रतिम रूप राशि को वैशाली के जनपद से छिपाने के सभी प्रयत्न, सभी सार्थकता व्यर्थ हुई।
प्रभात की धूप की भांति उसके रूप की ख्याति बढ़ती ही गई और अंततः वह वैशाली के घर घर की चर्चा की वस्तु बन गई। तब से कितने ही सामंत पुत्रों ने आयोजित रूप से उसके लिए द्वंद्व युद्ध किए। कितने शेट्टी पुत्रों ने उसे एक बार देख भर पाने के लिए हीरा, मोती, रत्न और स्वर्ण की राशि जिस तिस को दे दी, पर अम्बपाली को जनपद में कोई देख न सका। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, अम्बपाली के रूप की सैकड़ों काल्पनिक कहानियां वैशाली के घर घर कही जाने लगी और इस प्रकार अम्बपाली वैशाली जनपद की चर्चा का मुख्य विषय बन गई। फिर एक दिन जब महानमन ने अम्बपाली के वाग्यदान की अनुमति नायक चंद्रमणि के पुत्र हर्षदेव के साथ करने की गण से मांगी, तो संस्थागार में एक हंगामा उठ खड़ा हुआ और गणपति द्वारा आज्ञा पत्र जारी करके महानमन को विवश किया गया कि जब तक अम्बपाली वयस्क न हो जाए वह उसका विवाह न करें, और महानमन को प्रतिज्ञा लिखनी पड़ी कि वह अम्बपाली का विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वह 18 वर्ष की नहीं हो जाती, और 18 वर्ष की आयु होने पर उसे संस्थागार में उपस्थित करेंगे। उस बात को आज 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में जनपद ने खुल्लम खुल्ला अम्बपाली को जनपद कल्याणी कहना आरंभ कर दिया और गणतंत्र पर जोर दिया कि वो उसे नगर वधु घोषित कर देने का आश्वासन भी दे। यह आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर गया कि अष्टकुल के गणपति को अम्बपाली और महानामन को गणसंघ के समक्ष प्रत्युत्तर के लिए संस्थागार में उपस्थित होने को बाध्य होना पड़ा। अम्बपाली ने अपने उस नए जीवन के संबंध में, जिसमें वैशाली का जनपद उसे डालना चाहता था, जब कल्पना की तो वह सहम गई। हर्षदेव के प्रति प्रेम नहीं तो स्नेह तो उसे था ही। कुलवधु होने पर वही स्नेह बढ़कर प्रेम हो जाता है। अब एक ओर उसके सामने कुलवधु की अस्पष्ट धुंधली आकृति थी और दूसरी ओर नगर वधु बनकर सर्वजन भोग्या होने का चित्र था। दोनों ही चीजें उसके लिए अज्ञात थी। उसकी कल्पनाएं बाल सुलभ थी, भावुक थी, उसका स्वभाव आग्रही था और जीवन आशामय। एक और बंधन, दूसरी ओर उन्मुक्त जीवन। एक और एक व्यक्ति को मध्य बिंदु बनाकर आत्मा अर्पण करने की भावना थी, दूसरी ओर विशाल वैभव, उत्सुक जीवन और महाविलास की मूर्ति थी। उसका विकसित साहसी हृदय द्वंद्व में पड़ गया। उसने अपनी 3 शर्तें परिषद में रख दी। उसने सोचा जब कानून की मर्यादा पालन करनी ही है तो फिर जीवन को वैभव और अधिकार की चोटी पर पहुंचाना ही चाहिए, और वैशाली के जिस जनपद ने उसे इस ओर जाने को विवश किया है उसे अपने समर्थ चरणों से रौंद रौंद कर दलित कर देना चाहिए। विचारों की उत्तेजना के मारे उसका वक्षस्थल लोहार की धौंकनी की भांति उठने बैठने लगा। उसने दांतों में होठ दबाकर कहा, मैं वैशाली के स्त्रीण पुरुषों से पूरा बदला लूंगी। मैं अपने स्त्रीत्व का पूरा सौदा करूंगी। मैं अपनी आत्मा का हनन करूंगी और उसकी लोथ इन लोलुप गिद्धों को इन्हीं की प्रतिष्ठा और मर्यादा के दामों पर बेचूंगी। धीरे धीरे पूर्ण चंद्र का प्रकाश आकाश में फैल गया और भी तारे आकाश में उदय हुए। उन सब का प्रतिबिंब नील पद्म सरोवर के निर्मल जल की लहरों पर थिरकने लगा। अम्बपाली सोचने लगी, आह, मैं इस प्रकार अपने मन को चंचल नहीं होने दूंगी। मैं दृढ़तापूर्वक जीवन युद्ध करूंगी और उसमें विजय प्राप्त करूंगी। यही सब बातें अम्बपाली सोच रही थी। शुभ्र चंद्र की ज्योत्सना में शुभ्र वसन भूषिता शुभ्र वर्णा शुभानना अम्बपाली उस स्वच्छ शुभ्र शिलाखंड पर बैठी मूर्तिमयी ज्योत्सना मालूम हो रही थी। उसका अंतर्द्वंद अथाह था और वह बाह्य जगत को बिल्कुल भूल गई थी। इसी से जब मदलेखा ने आकर नम्रतापूर्वक कहा, देवी की जय हो, गणपति आए हैं और द्वार पर खड़े अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब वह चौंक उठी। उसने भ्रिकुटी चढ़ाकर कहा, उन्हें यहाँ ले आओ। वह प्रस्तर पीठ पर सावधान होकर बैठ गई। गणनायक सुमंत ने आकर कहा, देवी अम्बपाली प्रसन्न हो, मैं वज्जी संघ का संदेश लाया हूं। तो आपके वधिक कहाँ हैं? उनसे कहिए कि मैं तैयार हूं। वैशाली जनपद के ये हिंसक नरपशु किस प्रकार हनन किया चाहते हैं? वे तुम्हारा शरीर चाहते हैं। वह तो उन्हें अनायास मिल ही जाएगा। शरीर जीवित चाहते हैं, सस्मित शरीर। देवी अम्बपाली, वज्जी संघ ने तुम्हारी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। केवल अंतिम शर्त। अंतिम शर्त क्या? अम्बपाली ने उत्तेजना से कहा, क्या वे उसे अस्वीकार करेंगे? मैं किसी भी प्रकार अपनी शर्तों की अवहेलना सहन नहीं करूंगी।
वृद्ध गणपति ने कहा। देवी अम्बपाली, तुम रोष और असंतोष को त्याग दो। तुम्हें सप्तभूमि प्रसाद समस्त वैभव और साधन सहित और 9 कोटि स्वर्णभार सहित मिलेगा। तुम्हारा आवास दुर्ग की भांति सुरक्षित रहेगा, किंतु यदि तुम्हारे आवास के आगंतुकों की जांच की कभी आवश्यकता हुई तो उसके 1 सप्ताह पूर्व तुम्हें सूचना दे दी जाएगी। अब तुम अदृष्ट की नियति को स्वीकार करो देवी अम्बपाली। महान व्यक्तित्व की सदैव सार्वजनिक स्वार्थों पर बलि होती ही है। आज वैशाली के जनपद को अपने ही लहू में डूबने से बचा लो। अम्बपाली ने उत्तेजित होकर कहा। क्यों? किस लिए? जहां स्त्री की स्वाधीनता पर हस्तक्षेप हो, उस जनपद को जितनी जल्दी लहू में डुबोया जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपके वधिकों का स्वागत करूंगी, पर अपनी शर्तों में तनिक भी हेरफेर स्वीकार नहीं करूंगी। भले ही वैशाली का यह स्त्रीण जनपद कल की जगह आज ही लहू में डूब जाए। परंतु यह अत्यंत भयानक है देवी अम्बपाली। तुम ऐसा कदापि नहीं करने पाओगी। तुम्हें वैशाली के जनपद को बचाना होगा। अष्टकुल के स्थापित गणतंत्र की रक्षा करनी होगी। यह जनपद तुम्हारा है, तुम उसकी एक अंग हो। कहो, तुम अपना प्राण देकर उसे बचाओगी? मैं तो अभी प्राण देने को तैयार हूं। आप वधिकों को भेजिए तो। गणपति ने आर्द्र कंठ से कहा। तुम चिरंजीविनी हो देवी अम्बपाली, तुम अमर हो। जनपद की रक्षा का भार स्त्री पुरुष दोनों पर ही है। पुरुष सदैव इस पर अपनी बलि देते आए हैं, स्त्रियों को भी बलि देनी पड़ती है। तुम्हारा यह दिव्य रूप, यह अनिद्य सौंदर्य, यह विकसित यौवन, यह तेज, यह दर्प, यह व्यक्तित्व स्त्रीत्व के नाम पर किसी एक नगण्य व्यक्ति के दासत्व में क्यों सौंप दिया जाए? तुम्हारी जैसे असाधारण स्त्री क्यों एक पुरुष की दासी बने? क्या यही धर्म है देवी अम्बपाली? समय पाकर रूढ़ियां ही धर्म का रूप धारण कर लेती हैं और कापुरुष उन्हीं की लीक पीटते हैं। स्त्री अपना तन मन प्रचलित रूढ़ी के आधार पर एक पुरुष को सौंपकर उसकी दासी बन जाती है और अपनी इच्छा, अपना जीवन उसी में लगा देती है। वह तो साधारण जीवन है, पर देवी अम्बपाली, तुम असाधारण स्त्री रत्न हो। तुम्हारा जीवन भी असाधारण ही होना चाहिए। तो इसलिए वैशाली की राष्ट्र मेरी देह को आक्रांत किया चाहता है, क्यों? अम्बपाली ने होठ चबाकर कहा। इसीलिए, वृद्ध गणपति ने स्थिर मुद्रा में कहा। देवी अम्बपाली, वैशाली का जनपद अप्रतिम सप्तभूमि प्रसाद, 9 कोटि स्वर्णभार और प्रसाद की सब सज्जा, रत्न, वस्त्र और साधन तुम्हें दे रहा है। तुम्हें दुर्ग में सम्राट की भांति शासक रहने का प्रतिष्ठा दे रहा है। यह सब प्रतिष्ठा है देवी अम्बपाली, जो आज तक वज्जी संघ के अष्टकुलों में से किसी गण को, यहाँ तक कि गणपति को भी प्राप्त नहीं हुई है। अब तुम और क्या चाहती हो? तो मेरा यह मूल्य है ना? इसे लेकर मैं यह देह वैशाली जनपद को अर्पण कर दूं। आप यही कहने आए हैं? निस्संदेह मेरे आने का यही अभिप्राय है देवी अम्बपाली, किंतु अभी जो तुम्हें अटूट संपदा मिल रही है, यही तुम्हारा मूल्य नहीं है। यह तो उसका एक क्षुद्र भाग है। विश्व की बड़ी बड़ी संपदाएं और बड़े बड़े सम्राटों के मस्तक तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे। तुम स्वर्ण, रत्न, प्रतिष्ठा और श्री से लद जाओगी। इस सौभाग्य को, इस अवसर को जाने मत दो देवी अम्बपाली। तो आप यह एक सौदा कर रहे हैं, किंतु यदि मैं यह कहूं कि मैं अपनी देह का सौदा नहीं करना चाहती, मैं हृदय को बाजार में नहीं रख सकती, तो आप क्या कहेंगे? अम्बपाली ने वक्र दृष्टि से वृद्ध गणपति को देखकर कहा। गणपति ने संयत स्वर में कहा, मैं केवल सौदा ही नहीं कर रहा हूं देवी, मैं तुमसे कुछ बलिदान भी चाहता हूं, जनपद कल्याण के नाते। सोचो तो, इस समय वैशाली का जनपद किस प्रकार चारों ओर से संकट में घिरा हुआ है। शत्रु उसे ध्वस्त करने का मौका ताक रहे हैं, और तुम ही एक ऐसी केंद्र शक्ति बन सकती हो जिसके संकेत पर वैशाली जनपद के शेट्टी पुत्रों और सामंत पुत्रों की क्रिया शक्ति अवलंबित होगी। तुम ही उनमें आशा, आनंद, उत्साह और उमंग भर सकोगी। तुम ही इन तरुणों को एक सूत्र में बांध सकोगी। वैशाली के तरुण तुम्हारे एक संकेत से, एक स्निग्ध कटाक्ष से वह कार्य कर सकेंगे जो अष्टकुल का गणसंघ तथा संस्थागार के संपूर्ण राजपुरुष मिलकर भी नहीं कर सकते। वृद्ध गणपति इतना कहकर घुटनों के बल धरती पर झुक गए। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, देवी अम्बपाली, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में एक ज्वाला जल रही है, परंतु देवी, तुम वैशाली के स्वतंत्र जनपद को बचा लो,
नहीं तो वह गृह कलह करके अपने ही रक्त में डूबकर मर जाएगा। वह आज तुम्हारे जीवित शरीर की बलि चाहता है, वो उसे तुम दे दो। मैं समस्त वज्जियों के जनपद की ओर से तुमसे भीख मांगता हूं। अम्बपाली उठ खड़ी हुई। उसने कहा, उठिए भंते गणपति। वह सीधी तनकर खड़ी हो गई। उसके नथुने फूले हुए, हाथों में मुट्ठियां बंध गई थीं। उसने कहा, जाइए, आप वैशाली के जनपद को यह संदेश दे दीजिए कि मैंने उस धिक्कृत कानून को अंगीकार कर लिया है। आज से अम्बपाली कुलवधू की सब मर्यादाएं, सब अधिकार त्याग कर वैशाली की नगर वधू बनना स्वीकार करती है। वृद्ध गणपति ने कांपते हुए दोनों हाथ ऊंचे उठाकर कहा, आयुष्मती हो देवी अम्बपाली, तुम धन्य हो, तुमने वैशाली के जनपद को बचा लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और वे नीचे गर्दन करके धीरे धीरे वहां से चले गए। अम्बपाली कुछ देर तक टकटकी लगाए उस आहत वृद्ध राजपुरुष को देखती रही। फिर वह उसी स्फटिक शिला पीठ पर, उसी धवल चंद्र की ज्योत्सना में, उसी स्तब्ध शीतल रात में दोनों हाथों में मुंह ढांपकर औंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। नील पद्म सरोवर की आंदोलित तरंगों में कंपित चंद्रबिंब ही इस दलित द्रवित हृदय के करुण रुदन का एकमात्र साक्षी था। अध्याय मंगल पुष्करणी अभिषेक। वैशाली के मंगल पुष्करणी का अभिषेक वैशाली जनपद का सबसे बड़ा सम्मान था। इस पुष्करणी में स्नान करने का जीवन में एक बार सिर्फ उसी लच्छवी को अधिकार मिलता था जो गण संस्था का सदस्य निर्वाचित किया जाता था। उस समय बड़ा उत्सव समारोह होता था और उस दिन गण नक्षत्र मनाया जाता था। यह पुष्करणी उस समय बनाई गई थी जब वैशाली प्रथम बार बसाई गई थी। उसमें लिच्छवियों के उन पूर्वजों के शरीर की पूत गंध होने की कल्पना की गई थी जिन्हें आर्यों ने व्रात्य करके बहिष्कृत कर दिया था और जिन्होंने अपने भुजबल से अष्टकुल की स्थापना की थी। इस समय लिच्छवियों के अष्टकुल के 999 सदस्य ही थे जिन्हें इस पुष्करणी में स्नान करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। अन्य लिच्छवी भी इसमें स्नान नहीं कर सकते थे, औरों की तो बात ही क्या। बहुत बार आर्य सम्राटों और उनकी राजमहिषियों ने इस पुष्करणी में स्नान करने के लिए वैशाली पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उन्हें लिच्छवी तरुणों के बाणों से विद्ध होकर भागना पड़ा। इस पुष्करणी पर सदैव नंगी तलवारों का पहरा रहता था और उस पर तांबे का एक जाल बिछा हुआ था। कोई पंछी भी उसमें चोंच नहीं डुबो सकता था। यदि कोई चोरी छिपे इस पुष्करणी में स्नान करने की चेष्टा करता तो उसे निश्चय ही प्राण दंड मिलता था। यह पुष्करणी छोटी सी किंतु अति स्वच्छ और मनोरम थी। इसके चारों ओर श्वेत संगमरमर के घाट और सीढ़ियां बनी थी। स्थान स्थान पर छद्र और आलिंद बने हुए थे जिन पर खुराई और पिच्चीकारी का अति सुंदर काम किया हुआ था। पुष्करणी का जल इतना निर्मल था कि उसके तल की प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिख पड़ती थी। उसमें अनेक रंगों के बड़े बड़े कमल खिले रहते थे। समय समय पर उसका जल बदल कर तल साफ कर दिया जाता था। पुष्करणी में संध्या समय बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा किया करती थीं। पुष्करणी के चारों ओर जो कमल वन था उसकी शोभा अनोखी मोहिनी शक्ति रखती थी। अम्बपाली लिच्छवी थी और वैशाली के जनपद कल्याणी का पद उसे मिला हुआ था। उसे विशेषाधिकार के तौर पर वैशाली के जनपद ने यह सम्मान दिया था। 3 दिन से इस अभिषेक महोत्सव की धूम वैशाली में मची हुई थी। उस दिन अम्बपाली शोभा यात्रा बनाकर पहली बार सार्वजनिक रूप से वैशाली के नागरिकों के सामने अवगुंठनवती होकर निकलने वाली थी। उसे देखने को वैशाली का जनपद अधीर हो गया था। नागरिकों ने विविध रंग की पताकाओं से अपने घर, वीथी, हाट और राजमार्ग सजाए थे। मंगल पुष्करणी पर फूलों का अनोखा श्रृंगार किया गया था। कदाचित उस दिन वैशाली जनपद की संपूर्ण कुसुम राशि वहीं आ जुटी थी। 3 दिन से गण नक्षत्र घोषित किया गया था और सब कोई आनंद उत्सव मना रहे थे। पहर दिन चढ़े उस मनोरम वसंत के प्रभात में नील पद्म प्रासाद से देवी अम्बपाली की शोभा यात्रा चली। उसका विमान विविध वर्ण के फूलों से बनाया गया था। उस पर देवी अम्बपाली केवल अंतर्वास और उत्तरीय पहने लज्जावनत मुख बैठी निराभरण होने के कारण तारकहीन उषा की सुषमा धारण कर रही थी। वह फूलों के ढेर में एक सजीव पुष्प गुच्छ सी प्रतीत हो रही थी। लज्जा और संकोच से जैसे उसकी आंखें झुकी जा रही थी। उसका मुंह रह रहकर लाल हो रहा था। उसकी सुडौल शुभ्र ग्रीवा, उज्ज्वल उन्नत वक्ष और लहराते हुए चिक्कन कुंतल, उसमें गूंधे हुए ताजे विविध रंगों के कुसुम, इन सब की शोभा अपार थी।
शोभा यात्रा में आगे वाद्य बज रहे थे, उसके पीछे हाथियों पर ध्वज पताका और निशान थे। उसके पीछे उज्जवल परिधान पहने दासियां स्नान और पूजन सामग्री लिए चल रही थी। इसके पीछे अम्बपाली का कुसुम विमान था। उसे घेरकर वैशाली के सामंत पुत्र और शेट्टी पुत्र अम्बपाली पर पुष्प गंध की वर्षा करते चल रहे थे। नगरजन अपने अपने मकानों से पुष्प गंध फेंक रहे थे। चारों ओर रंगीन पताकाएं ही पताकाएं चमक रही थीं। सबसे पीछे नागरिक जन चल रहे थे। पुष्करणी के अंतर्द्वार के इधर ही सब लोग रोक दिए गए। केवल शेट्टी पुत्र और सामंत पुत्र ही भीतर कमल वन में आ सके। इसके बाद घाट पर उन्हें भी रोक दिया गया। केवल गण सदस्य ही वहां जा पाए। शोभा यात्रा रुक गई। लोग जहां तहां वृक्षों की छाया में बैठकर गप्पे हाँकने लगे। पुष्करणी के घाट पर खड़गधारी भक्त पंक्तियां बांधकर खड़े थे। उन सब की पीठ पुष्करणी की ओर थी। गणपति ने हाथ का सहारा देकर अम्बपाली को विमान से उतारा और धीरे धीरे उसे पुष्करणी की सीढ़ियों पर से उतारकर जल के निकट तक ले गए। फिर उन्होंने पुष्करणी का पवित्र जल हाथ में लेकर अम्बपाली की अंजलि में दिया और कहा, कहो देवी अम्बपाली, मैं वज्जी संघ के अधीन हूं। अम्बपाली ने ऐसा ही कहा। तब गणपति उसे जल में एक और सीढ़ी उतारकर घुटनों तक पानी में खड़े होकर बोले, कहो देवी अम्बपाली, मैं वैशाली के जनपद की हूं। अम्बपाली ने ऐसा ही कहा। गणपति ने अब कमर तक जल में घुसकर कहा, कहो देवी अम्बपाली, क्या तुम लिच्छवियों की 7 मर्यादाओं का पालन करोगी? अम्बपाली ने मृदु कंठ से स्वीकृति दी। तब गणपति ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, भंते आयुष्मान, सब कोई सुने, मैं अष्टकुल के वज्जी तंत्र की ओर से घोषित करता हूं कि देवी अम्बपाली वैशाली की जनपद कल्याणी है। वे आज वैशाली की नगर वधु घोषित की गई हैं। उन्होंने सुगंधित तेल से अम्बपाली के सिर पर अभिषेक किया और फिर उसका मस्तक चूमा। इसके बाद वे जल से बाहर निकल आए। गण सदस्यों ने गंध पुष्प अम्बपाली पर फेंके। सामंत पुत्र और शेट्टी पुत्र हर्षनाद करने लगे। अम्बपाली ने 3 डुबकियां लगाई। महीन अंतर्वासक उसके स्वर्ण गात्र से चिपक गया। उसका अंग सौष्ठव स्पष्ट दिखने लगा। केश राशि से मोतियों के बूंद के समान जल बिंदु टपकने लगे। पुष्करणी से अम्बपाली बाहर निकल आई। विविध वाद्य बजने लगे। दासियों ने उसे एक अंतर्वासक और उत्तरीय पहनाए। केशों को झाड़कर हवा में फैला दिया। भांति भांति के गंध माल्य पहनाए गए। तरुणों ने अम्बपाली पर गंध पुष्प और अंग राग की वर्षा कर दी। फिर अम्बपाली को पारस्य देश के सुंदर बिछावन पर बैठाया गया। अब गणभोज प्रारंभ हुआ। गण के प्रत्येक सदस्य ने अम्बपाली की पत्तल से कुछ खाया। नील गाय, सूअर, पक्षियों के मांस निघ्रुम आग पर भून भून कर अम्बपाली के सम्मुख ढेर किए जा रहे थे। मैरे के घट भर भर कर उसके चारों ओर एकत्रित हो रहे थे। अम्बपाली की दासियां उनमें पात्र भर भर कर तरुणों और गण सदस्यों को दे रही थी। वे लोग हंस हंसकर अम्बपाली के कल्याण कामना करके स्वच्छंदता से खा पी रहे थे। अंत में अम्बपाली रथ में सवार होकर सप्तभूमि प्रासाद की ओर चली। साथ ही संपूर्ण गण सदस्य सामंत पुत्र और शेट्टी पुत्र एवं नागरिक थे। सप्तभूमि प्रासाद की सिंहपौर पर शोभा यात्रा के पहुंचते ही प्रासाद की प्राचीर पर से सैकड़ों तुर्य बजाए गए। प्रासाद पाल ने उपस्थित होकर अश्व और खड़ग निवेदन किया। अम्बपाली ने रथ त्याग कर खड़ग छुआ और अश्व पर सवार होकर प्रासाद में चली गई। वैशाली का जनपद विविध वार्तालाप करता अपने अपने घर को लौटा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।